गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 10th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की, जिसमें हमने आपका फर्स्ट चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। और आज ये फर्स्ट चैप्टर की लास्ट क्लास है। अगली क्लास से हम इसको नहीं पढ़ेंगे। अगली क्लास से जो आपका सेकंड चैप्टर बहुपद है वो शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पोल रिजल्ट की। तो पिछले क्लास का पोल रिजल्ट कुछ इस तरीके का था। बहुत ही कम बच्चे इस क्लास में जो है वो आजकल आ रहे हैं, लेकिन हाँ, जो बच्चे हैं वो शुरू से एकदम रेगुलर है, तो वेरी गुड, बहुत अच्छे। तो पिछले क्लास में हमने आपसे कुल जो है वो 5 क्वेश्चन पूछे थे। उन 5 के 5 सवालों के जवाब जिन जिन बच्चों ने बिल्कुल सही दिए हैं उनके नाम है जयदीप, शिव कुमार, मालती, मुस्कान, नीतू, हेमलता और देनिका। ठीक है, इन बच्चों ने सभी आंसर करेक्ट किए थे। और बाकी भी बहुत से बच्चों ने 5 में से कम 4 क्वेश्चन के आंसर तो सही दिए ही हैं। अब एक आधा क्वेश्चन तो सही गलत होता रहता है, उसकी इतनी चिंता ना करें। तो बहुत से बच्चों ने, यहाँ तक कि सभी बच्चों ने काफी अच्छा किया था। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है उसका जो टॉपिक है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब आपको पता होगा, अपनी अपनी किताब में या फिर 1.2 जो है उसमें भी ऐसे प्रश्न किए होंगे। आज हम ऐसे सवालों को हल करना सीखेंगे जहां पे आपको पूछा जाता है कि साबित करो कि ये एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्या आपको ये कह रहे हैं? हाँ बताइए, कह रहे हो कोई? ठीक है, तो ऐसे सवाल आपको बहुत ज्यादा आते हैं जिसमें आपको प्रूव करना होता है कि साबित करो कि वर्गमूल 2 क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। तो इन सवालों को हम यहाँ पे हल करना सीखेंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से सीखेंगे। सबसे पहली चीज, हमें ये दिख रहा है कि ये अपरिमेय संख्या है और हमें पता भी है कि ये एक अपरिमेय। कुछ कह रहे हो क्या काजल? कुछ कह रहे हो आप? स्क्रीन के बारे में कुछ कह रहे हो? मैं फिर से शेयर कर देती हूँ क्योंकि आवाज आपकी नहीं आ रही थी। ठीक है, तो अब मुझे पता है ये अपरिमेय संख्या है, आपको भी पता है अपरिमेय संख्या है, पर ये कह रहे हैं कि इसको साबित करो, इसको प्रूव करके बताओ। ठीक है, तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमें साबित करने पड़ते हैं। साबित करने के लिए हमें बहुत कुछ चीजें जो है वो करनी पड़ती हैं, और इसलिए आपकी जो प्रमेय है वो आपके काम आने वाली है। प्रमेय 1.3 जो हमने पढ़ी थी, ठीक है, उसमें क्या कहा गया था? अगर मान लो ए स्क्वायर एक संख्या है और 2 उसको भाग कर रहा है, तो थ्योरम के हिसाब से और संख्या को 2 भाग करेगा? बताओ। यस मैम। यस नहीं, बताओ और किसको भाग करेगा? यार मैम नहीं, 2 जो है वो ए के वर्ग को भाग कर रहा है, तो और किसको भाग करेगा? ए को। ए को, मतलब इसके वर्गमूल को, ए स्क्वायर के वर्गमूल को। हमने पढ़ा था ना कि प्रमेय ने कहा था कि अगर कोई संख्या किसी संख्या को भाग करती है तो उस संख्या के वर्गमूल को भी भाग करेगी, तो मतलब ए स्क्वायर के वर्गमूल को भी भाग करेगी। तो अगर हम ए स्क्वायर का वर्गमूल निकालें, ये ए स्क्वायर, ये यहाँ पे वर्गमूल, तो इसका उत्तर आएगा इकलौता ए। क्यों? क्योंकि वर्ग से वर्गमूल कट जाता है। ठीक है, वर्ग से वर्गमूल कट गया तो हमारे पास क्या बच गया? सिर्फ और सिर्फ ए बच गया। वही अगर मैं आपसे पूछूं कि मान लो कोई एक संख्या है जिसका नाम है डी की घात 2 और 3 जो है वो डी की घात 2 को भाग कर सकता है, तो 3 और किसको भाग करेगा? डी को। डी को, बिल्कुल। मतलब कि डी स्क्वायर के वर्गमूल को, और डी स्क्वायर का वर्गमूल भी ऐसे निकलेगा जैसे आपने ए स्क्वायर का वर्गमूल निकाला। जब इसका वर्गमूल करोगे तो आपके पास भी क्या आ जाएगा? डी। तो इट मींस 3 जो है वो डी को भी भाग कर सकता है। ये हमने पिछले क्लास में सीखा था। एक चीज आपको ये यहाँ पे काम आने वाली है। ठीक है, दूसरी चीज जो हमने सीखी थी वो ये सीखी थी कि सह अभाज्य संख्याएं क्या होती है। तो किसी को अगर याद है तो बता दो भाई, सह अभाज्य संख्या। जिनमें एक कॉमन हो। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है, जिसमें एक कॉमन हो। वेरी गुड, बहुत अच्छे, पिछली क्लास में सीखा था। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा है 5 और यहाँ पे लिखा है 6। 5 और 6 के गुणनखंड जब निकालोगे तो 5 के गुणनखंड निकलेंगे 1 गुणा में 5 और 6 के गुणनखंड निकलेंगे 2 गुणा 3 गुणा 1, है ना? अब इन दोनों में क्या चीज कॉमन है? तो हमने देखा 5 के पास 5 है पर 6 के पास 5 नहीं है। 6 के पास 2 और 3 है लेकिन 5 के पास 2 और 3 नहीं है। सिर्फ एक ही चीज कॉमन थी कि इसके पास भी 1 है और
इसके पास भी जो है वो एक है, दोनों के पास एक एक है, तो हम कहेंगे इन दोनों के बीच में जो कॉमन है वो 1 है। जिन दो संख्याओं के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता, कुछ भी सार नहीं होता, बस एक ही कॉमन निकल के आता है, वो है 1, उनको हम सह अभाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो बताओ भाई, सह अभाज्य संख्या में कोई डाउट है तो पूछो, क्योंकि ये बहुत जरूरी है, इसके बिना आपके अगले क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएंगे। सह अभाज्य संख्या, रोहित कुछ कह रहे हो? वॉइस पता नहीं क्यों आ रही भाई बच्चों आपकी। ठीक है, तो अभी के लिए इसको मिटाते हैं, आगे फिर समझा दूंगी अगर डाउट होगा तो। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं कि कैसे इसको साबित करना होता है कि एक अपरिमेय संख्या, और ये एग्जाम में आता है, मतलब एनुअल तक ना भी जाओ आप, सेट एग्जाम में तो पक्का आएगा था सवाल कि भाई प्रूव करो ये एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले ये कह रहे हैं कि साबित करके बताओ कि ये एक अपरिमेय संख्या है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका उल्टा मान के चलेंगे। हम मान के चलेंगे कि मान लो वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। सबसे नंबर पहला स्टेप जो है, किसी भी सवाल का, कोई भी सवाल आपको सॉल्व करने के लिए आता है जिसमें वो कहते हैं कि भाई साबित करो ये अपरिमेय है, तो आप उसका उल्टा मान लेना। आप मान लेना कि ए जो है वो एक वर्गमूल 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब हमने माना कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो मुझे बताओ वर्गमूल 2 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? परिमेय संख्याएं किस तरह से लिखी जाती हैं? P बटे Q के रूप में। P बटा Q। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यहाँ पे हमें पता है कि परिमेय संख्या हमने इसको माना है, तो इसका मतलब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं P बटा Q के रूप में। किसको? वर्गमूल 2 को। क्यों? क्योंकि इसको हम परिमेय संख्या मान रहे हैं। तो अब यहाँ पे मैंने P और Q तो नहीं लिखा, मतलब आप इसको P बटा Q भी लिख सकते हो, आप इसको A बटा B भी लिख सकते हो, आप इसको C बटा D कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ A बटा B, पर समझ जाना कि मैंने A बटा B क्यों लिखा, क्योंकि हम इसको परिमेय संख्या मान रहे हैं, और परिमेय संख्या को बटे के रूप में लिखा जा सकता है। किस किस को यहाँ तक समझ आ गया? सिर्फ इतना कि अपरिमेय बोला था पर मैंने इसको परिमेय माना। क्यों? क्योंकि मुझे प्रूव करना है। अब प्रूव करने के लिए ना कभी कभी हमें कुछ चीजें करनी पड़ती है, ठीक है, अपनी मर्जी से करनी पड़ती है। परिमेय संख्या माना तो इसको A बटा B लिख दिया। किसको? वर्गमूल 2 को। क्यों? क्योंकि परिमेय संख्या को लिख सकते हैं बटे में। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज यहां पर जो हमने A और B लिए हैं बच्चों, ये दोनों आपस में एक दूसरे के सह अभाज्य हैं। कैसे एक दूसरे के? ये एक दूसरे के सह अभाज्य है। अब समझ जाओ सह अभाज्य का मतलब क्या। इसका मतलब ये कि जो भी संख्या A पर बैठी हुई होगी, जो भी संख्या B पर बैठी हुई होगी, उनके जब आप गुणनखंड निकालोगे तो A और B में कॉमन सिर्फ एक आएगा। ठीक है, मैंने फिर से रिपीट करती हूँ, ए बी सहअभाज्य संख्या का मतलब क्या है कि जो भी संख्या ए, मुझे नहीं पता भाई ए बी पे क्या है, ठीक है, मुझे नहीं पता ना, मुझे जानना है, ठीक है, पर मुझे इतना पता है कि ए और बी सहअभाज्य संख्याएं हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब ए के गुणनखंड करोगे और जब बी के गुणनखंड करोगे, जब उनमें कॉमन ढूंढने की कोशिश करोगे तो सिर्फ एक ही कॉमन आएगा। मुझे कैसे पता चला एक ही कॉमन आएगा? क्योंकि सहअभाज्य संख्या वही तो होती है। ये किस किस को समझ आया बताओ? बिल्कुल एक एक स्टेप समझते हुए चलेंगे भाई, डाउट होगा तो वहीं पूछ लेना। ठीक है ठीक है, अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग करेंगे। क्यों कर रहे हैं? फिर वही चीज, क्योंकि हमें इस चीज को प्रूव करना है, साबित करना है, तो कुछ चीजें खुद से करनी पड़ती हैं। खुद से मैंने इसको परिमेय संख्या माना, खुद से मैंने इसको फिर सहअभाज्य संख्या माना, कि हमने माना कि परिमेय संख्या जो यहाँ पे बनी वो एक सहअभाज्य संख्या है। कौन कौन? ए और बी आपस में कैसी है? सहअभाज्य संख्या है। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने का मतलब है कि वर्गमूल 2 का भी वर्ग कीजिए और A बटे B का भी वर्ग कीजिए। ठीक है, A बटा B का भी वर्ग कीजिए। चलो इसका स्क्वायर करते हैं, तो स्क्वायर करके क्या आएगा बताओ? मैम वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा। ठीक है, ठीक है, वर्ग से वर्ग कट गया तो हमारे पास बच गया, वर्गमूल कट जाएगा मैम। हाँ ठीक है, इसको पहले मिटा देती हूँ, आपको समझ आ गया था, इसको मैंने मिटा दिया। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे तो ये कितना आ जाएगा? वर्ग से वर्गमूल कट गया तो ये आ गया इधर 2, और यहाँ पे कितना आ गया? तो a का स्क्वायर, देखो अब ये दोनों का स्क्वायर हो रहा है, यहाँ पे ब्रैकेट लगा है ना पूरा, तो इसका ये मतलब है कि a का भी स्क्वायर होगा और b का भी स्क्वायर होगा। ठीक है, a का भी स्क्वायर और b का भी स्क्वायर। ठीक है, चलो अब यहाँ से हम क्या करेंगे?
अब यहां से अगर हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकालें तो ये आ जाएगा ऐसा। किसी को समझा मैंने क्या किया? ठीक है, यहां से मैंने पहले ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। अब अगर मैं यहां से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालना चाहूं तो क्या होगा बताओ? दो ए मैम बी दो दो, देखो दो क्या कर रहा है बी स्क्वायर के साथ? मैम 2/b। नहीं, बी स्क्वायर के निकालने है ना, बी स्क्वायर की वैल्यू। मतलब कि दो को उठा करके बराबर है कि उस तरफ भेजना है। ठीक है, बराबर है कि उस तरफ पहले ए स्क्वायर बैठा है ना, पहले से ए स्क्वायर बैठा है, तो पहले से ए स्क्वायर वहां बैठा था, दो को उठा के उधर भेज रहे हो तो दो बी स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है, तो यहाँ आके क्या करेगा? जोड़ भाग। जोड़ नहीं बेटा, गुणा का उल्टा भाग भाग। करेगा। ठीक है, भाग करेगा। तो ये हमारे पास क्या हुई, यहाँ पर बी स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ गई। किसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे आकर के निकाली? यहाँ पे आकर के मैंने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। तो बी स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी? वो आ जाएगी ए स्क्वायर बटे में 2। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या होता है? ये जहां पे लिखा गया है इसका मतलब क्या है कि दो क्या कर रहा है? वो ए स्क्वायर को क्या कर रहा है? गुणा कर रहा है कि भाग कर रहा है? क्या कर रहा है? भाग। बिल्कुल। तो यहाँ पे हम प्रमेय को साबित करेंगे कि ए स्क्वायर को अगर दो भाग कर सकता है तो और किसको दो भाग करके बताएगा? ए को। ए को। बिल्कुल, ए को भी क्या करेगा? दो जो है वो भाग करेगा। ठीक है, तो ये हमने यहां से निकाल लिया अपने इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इस पेज पर क्या क्या हुआ फिर से यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए, कोई भी डाउट अपने मन में नहीं रखना है। सबसे पहली चीज हमें यहाँ पे कहा गया था कि साबित करो कि वर्गमूल का 2 जो है वो एक परिमेय संख्या है। तो हमने कहा चलो भाई मान लेते हैं कि वर्गमूल का 2, सॉरी, हमें कहा था साबित करो वर्गमूल का 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कहा ठीक है, हम उल्टा मानते हैं, हम मानते हैं कि वर्गमूल का 2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो इसको हम जो है वो बटे में लिख सकते हैं, ए बटा बी के रूप में लिख सकते हैं। और ए और बी यहाँ पे कैसी संख्याएं होंगी? तो ए और बी एक दूसरे के सह अभाज्य होंगी। इनके बीच में जो गुणनखंड कॉमन निकल के आएगा वो एक आएगा। ठीक है, तो हमारे पास पहली जो बन रही थी वो यहाँ पे ये बन रही थी पहली कंडीशन कि वर्गमूल 2 बराबर है ए बटा बी। फिर हमने क्या किया? तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, वर्गमूल 2 का भी हमने वर्ग कर दिया और ए बटा बी का भी हमने क्या कर दिया? वर्ग कर दिया। ठीक है, अब यहां से हमने क्या किया? जब इसका वर्ग किया तो 2 का 2 रह गया, क्योंकि वर्गमूल से वर्ग कट गया है ना, तो 2 का 2 रह गया। और एक बटा बी पूरे की घात 2 है, तो मतलब ए की भी घात 2 और बी की भी घात 2। फिर हमने यहां से क्या किया? तो बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली। जब बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली तो ऐसे निकल के आई ए स्क्वायर बटे में 2। और हमने थ्योरम पढ़ी थी तो हमें पता चल गया कि आपका जो ये ए स्क्वायर बटा 2 है ना, ये किससे भाग हो सकता है? ए स्क्वायर जो है वो 2 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब ए भी 2 से भाग हो जाएगा। तो इस पेज का या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरी है। ठीक है, अभी का सवाल आपका आधा हुआ है। कौन सा बेटा? तीसरे नंबर वाला मैं। तीसरे नंबर वाला? तीसरे नंबर वाला मतलब ये बी स्क्वायर, ये बोल रहे हो? यस मैम। ठीक है, इसको समझते हैं। पहले यहाँ लिख लेती हूँ, परिमेय संख्या होती है ए बटा बी। ठीक है, तीसरे नंबर वाला कैसे है उसको देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, हमें पता है कि किसी की वैल्यू अगर निकालनी है तो उसको अकेला छोड़ना है। ठीक है, हमारे पास था 2 बराबर है ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर। ठीक है, यहां से हमने क्या किया? पहले हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, मतलब 2, पहले हमने ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली। ठीक है, 2 यहाँ पे अकेला था, 2 के पास हमने इस बी स्क्वायर को भेज दिया। बी स्क्वायर क्या कर रहा है? ए स्क्वायर के साथ भाग कर रहा है, वहां जाएगा तो गुणा करेगा। तो हमारे पास इक्वेशन ये आ गई। ठीक है, ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई। अब हमने यहाँ से ए स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो ए स्क्वायर को हमने सॉरी बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो बी स्क्वायर को हमने अकेला छोड़ दिया। बी स्क्वायर के साथ 2 गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो ए स्क्वायर के साथ भाग करेगा। तो हमारे पास आ गई बी स्क्वायर की वैल्यू ऐसी। ठीक है, पहले हमने क्या किया? पहले इसके बटे में कुछ नहीं रखा, पहले हमने बी स्क्वायर को उधर भेज दिया, पहले इसके बटे ठीक कर दिए, बटे में कुछ भी चीज नहीं रही। फिर हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली, मतलब हमने अपने हर की वैल्यू निकाली। किसकी वैल्यू निकाली? जो नीचे होता है उसको हम हर कहते हैं। तो हमने हर की वैल्यू निकाली, तो हर की वैल्यू क्या आई? ए स्क्वायर बटा 2 आई। और यहां से हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर को जो है वो 2 भाग कर रहा है। अगर ए स्क्वायर को 2 भाग कर सकता है तो इसके वर्गमूल को भी भाग करेगा। बताओ, अभी कोई डाउट?
नो नो मैम। ठीक है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। बस इसका पहले तो स्क्रीनशॉट ले लो। हो गया मैम। ठीक है, चलो तो अभी इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। मतलब यहाँ पर जो ये लिखा, ये पूरा हमारा हो गया। हमें यहाँ से जो चीज मिली उसको पकड़ के रखो। किसको यहाँ पे पकड़ के रखना है कि ए को 2 भाग कर रहा है, ये चीज हमने यहाँ पे पकड़ के रखनी है। ठीक है, इसलिए मैंने इसको नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1 का। ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसकी मदद से आगे हम सवाल को हल करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने देखा कि हमने जो इक्वेशन निकाली थी अभी, वो हमने निकाली थी कि बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बटा 2 के। और यहां से हमें पता चल गया था कि ए स्क्वायर को जो है वो 2 भाग कर सकता है, तो ए को भी क्या करेगा, 2 भाग कर देगा। ठीक है, हमें यहां से चीज पता चल गई। ठीक है, फिर हमने क्या किया, अब हमने इसी इक्वेशन में माना कि मान लो ए की जगह पर अगर हम 2m रख लें। ठीक है, कोई भी सवाल आएगा आपको, यहाँ पे वर्गमूल 2 की बात हो रही है, पर कोई भी सवाल आपको आए तो आपने क्या करना है, ए की जगह पे या हर अंश की जगह पर, ठीक है, किसकी जगह पर, अंश की जगह पे आपने क्या करना है, अपनी मर्जी से लिखना है वो संख्या जो बटे में है। जैसे कि इसके बटे में 2 है ना, तो मैंने क्या किया, ए की जगह पे 2 लिख दिया और उसके साथ m लिख दिया। m एक कुछ एक्स्ट्रा है, m की जगह पे आप कुछ भी लिखो, आप यहाँ पे c लिखो, d लिखो, e लिखो, f लिखो, कुछ भी लिखो, बस a भी मत लिखना। ठीक है, m n o कुछ भी लिखो। तो यहाँ पे हमने ये भी खुद से किया। मतलब जब देखो, जब हमें प्रूव करने के लिए कहते हैं ना, तो बहुत सी चीजें हमें करनी पड़ती है, क्योंकि प्रूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब कैसे भाई, हम कैसे इनको बोलें कि हमें दिख रहा है अपरिमेय है, आप भी देख के पता लगा लो, ऐसा तो नहीं कह सकते। प्रूव करना है तो कुछ चीजें खुद से करनी पड़ेंगी। तो हमने क्या किया, ए की जगह पे 2m लिख दिया। अब इसको इसमें डालो, ये जो हमारा समीकरण था, ये जो हमने यहाँ पे निकाली थी बी स्क्वायर की वैल्यू, इसमें इसको डालो तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर की जगह पे बी स्क्वायर बराबर का निशान, यहाँ पर आ गया 2m की घात 2 और बटे में कितना है, तो बटे में 2 है। ठीक है, अब देखो a की वैल्यू 2m है ना, तो a की जगह पे 2m लिखेंगे। a का स्क्वायर हो रहा है तो 2m का भी स्क्वायर होगा ही होगा। अब यहां से आ जाएगा बी स्क्वायर बराबर है 2 दूनी 4 और m स्क्वायर, m की घात 2, m की घात 2 ऐसी कैसी रहेगी। ठीक है, क्योंकि देखो m का स्क्वायर करोगे तो m गुणा m करोगे तो m स्क्वायर आ जाएगा, m की घात 2 आ जाएगी। ठीक है, और बटे में 2 है तो ऐसे लिख दिया। काटते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो ये हमारे पास आ गया बी स्क्वायर बराबर है 2m स्क्वायर। अब यहाँ पे m स्क्वायर को अकेला छोड़ो और मुझे बताओ क्या इसकी वैल्यू आ रही है m स्क्वायर की, 2 नहीं आएगी, उधर भेजना है ना इसको, उधर पहले से कोई बैठा हुआ है, सोचो। बी स्क्वायर मैम। हाँ, बी स्क्वायर तो पहले से बैठा हुआ था, m स्क्वायर के साथ 2 था, 2 को उठा के उधर भेजा तो 2 वहां जाके क्या करेगा, भाग। भाग करेगा। तो यहाँ पे भी हमारे पास वैल्यू ऐसी कुछ आ गई, m स्क्वायर बराबर है बी स्क्वायर बटा 2। अब फिर से हमने देखा कि भाई जो बी स्क्वायर है उसको भी जो है वो 2 भाग कर रहा है। अगर बी स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है तो मतलब बी को भी वो भाग करेगा, है ना। थ्योरम हमने जब लगाई तो अगर बी स्क्वायर को 2 भाग कर सकता है तो बी को भी 2 भाग करेगा। किस किस को ये समझ आया कि इस पेज पे क्या क्या हुआ, बताओ फटाफट से। नहीं समझ आया तो पूछो भाई, यस मैम। जरूरी क्वेश्चन है, नहीं समझ आता तो आप फिर से पूछ सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था जो हमने यहाँ पे वैल्यू। हाँ, रिपीट करते हैं। ठीक है, यहाँ तक पीछे वाला पेज समझ आ गया था बेटा। यस मैम। ठीक है, अब यहीं से हम आगे बढ़े। ठीक है, हमने क्या किया था, हमने बी स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, हमने उसको लिखा था ऐसे कि बी स्क्वायर हमारे कितने के बराबर आया था, ए स्क्वायर बटा 2 के बराबर। ठीक है, और यहां से हमने ये कुछ चीजें निकाली थी कि ए स्क्वायर को 2 भाग कर रहा है तो ए को भी 2 भाग करेगा। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब हमने क्या किया, अब हमने ए की जगह पे अपनी मर्जी से 2m लिखा। ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि हम यहाँ पे 2m ले रहे हैं। ठीक है, और कोई संख्या नहीं लेनी है। जैसे आपको वर्गमूल का 2 दिया है तो यहाँ पर आप 2 ही लेंगे। ठीक है, वर्गमूल का कुछ और दिया होता तो आप यहाँ पे वो संख्या लेते, मान लो यहाँ पे होता वर्गमूल का 3। ठीक है, तो आप क्या करते, आप लिखते
a बराबर है 3m, क्योंकि हमें जब प्रूव करना है तो हमें ये सब चीजें करनी पड़ेगी। ठीक है, अब हमने इसको 2m के बराबर ले लिया, तो a की जगह पे वैल्यू भर दो। a की जगह पे मैंने 2m की वैल्यू भरी। मेरे पास इक्वेशन थी b की घात 2 बराबर है a स्क्वायर बटा 2, ये इक्वेशन थी। यहाँ पे b स्क्वायर का b स्क्वायर रखा, a की जगह पे 2m लिख दिया, a का स्क्वायर हो रहा है तो 2m का भी स्क्वायर होगा, और बटे में 2 है तो बटे में 2 को ही रहने दिया। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कर दिया। अब इसका स्क्वायर करते हैं, इसका वर्ग करते हैं, तो 2m स्क्वायर मतलब दोनों का वर्ग हो रहा है, तो पहले 2 का वर्ग करो, 2 दूनी 4, m का वर्ग करो तो m स्क्वायर। मैंने बताया m को m से गुणा करोगे तो m स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 4m स्क्वायर, और बटे में इसके 2 भी था, तो मैंने देखा कि 2 से 4 कट जाता है तो काट दिया, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, तो हमारे पास एक इक्वेशन बन के आ गई। कौन सी? उसको हमने ऐसे लिख दिया फिर कि b स्क्वायर बराबर है 2m स्क्वायर, b स्क्वायर बराबर है 2m स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2m स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर। लिखना चाहो तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आगे पीछे करके, इधर उधर करके। ठीक है, अब यहां से m स्क्वायर की वैल्यू निकालनी थी, तो m स्क्वायर को अकेला छोड़ दिया। m स्क्वायर को अकेला छोड़ेंगे, 2 बराबर है कि उस पार जाएगा, तो 2m स्क्वायर के साथ गुणा कर रहा है, उधर गया तो भाग करेगा, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई b स्क्वायर बटा 2, कुछ ऐसी। ठीक है, पहले हमारे पास क्या बन रहा था? a स्क्वायर बटा 2, अब हमारे पास बन गया b स्क्वायर बटा 2। तो हमने यहां से साबित कर लिया कि अगर b की घात 2 को 2 भाग कर रहा है, b के वर्ग को अगर 2 भाग कर रहा है, तो b को भी 2 भाग करेगा ही करेगा। तो बस अभी हमने यहाँ पे इतना ही किया। पीछे वाले पेज में हमारा फोकस ये था कि हम किसी तरह से साबित करें कि a को 2 भाग कर रहा है। यहाँ पे हमारा फोकस था कि हम ये चीज प्रूव करें कि a को जो है वो 2 भाग कर रहा है, और आगे वाले पेज पे हमारा ये फोकस है कि हम साबित करें कि b को 2 भाग कर रहा है। ठीक है, साबित हो गया ये। अब आगे बढ़ते हैं। अब हमने यहाँ पर देखा कि जब पहले वाले पेज को देखा तो a 2 से भाग हो रहा था, दूसरे वाले पेज में देखा तो b भी 2 से भाग हो रहा था। इसका क्या मतलब हुआ? बताओ, अगर a भी 2 से भाग हो रहा है, b भी 2 से भाग हो रहा है, तो इसका मतलब उनके बीच में क्या कॉमन होगा? एक। देखो ना, बिल्कुल 2 कॉमन होगा। मान के हम चले थे, देखो मान के हम चले थे कि a और b में सिर्फ एक कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन है। लेकिन जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते गए तो हमने साबित कर लिया कि भाई a और b तो 2 से भाग हो रहे हैं, दोनों ही 2 से भाग हो रहे हैं, तो इसका मतलब इनके बीच में जरूर 2 कॉमन है। क्योंकि देखो ना, इसका जब गुणनखंड करोगे तो भी 2 आ रहा है, इसके गुणनखंड करोगे तब भी 2 आएगा, वो आएगा। ठीक है, ये मतलब इसी का यही मतलब है कि अगर 2 संख्याएं हैं जो 2 से भाग हो रही है, इसका मतलब 2 उनके बीच में कॉमन है। लेकिन हम तो मान के चले थे कि इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, इनके बीच में क्या कॉमन है? सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है। ठीक है, तो अब यहाँ पे रुकते हैं, पहले ये खाली स्थान भरते हैं, फिर बात करेंगे। ए और बी दोनों किससे विभाजित हो रहे हैं? बताओ, किससे विभाजित हो रहे हैं दोनों के दोनों? 2 से। तो इसका मतलब कि ए और बी का सार्वगुणनखंड कौन हुआ? 2। इसका मतलब कि a और b सह अभाज्य संख्याएं नहीं है। ठीक है, हमने क्या किया? हमने मान के चले कि ये तो सह अभाज्य है, पर जब अंत में पता लगा तो हमने देखा कि ये सह अभाज्य संख्या नहीं थी। अब हमारे साथ ऐसा हुआ क्यों? मान के हम चले सह अभाज्य, अंत में जाके पता लगा वो तो सह अभाज्य थे ही नहीं। तो हमारे साथ ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक गलत कल्पना की थी, हम एक गलत सोच लेके चल रहे थे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अगर हम ऐसा सोचते ही नहीं कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है, तो हमारे साथ ऐसा होता ही नहीं कि बाद में जाके हमारी चीज खुद ही गलत साबित हो रही है। ठीक है, जैसे इसको मैं शुरू से अगर बताऊं तो हमने यहाँ पे मान के चले कि आपका जो वर्गमूल 2 है वो परिमेय संख्या है और ये सह अभाज्य है। अब हमने इसको सह अभाज्य क्यों माना? हमको सह अभाज्य मानने के लिए मजबूर किसने किया? तो इस कथन ने, ये जो हम कथन यहाँ पे लेके चल रहे हैं कि वर्गमूल 2 परिमेय संख्या है, इसने हमें मजबूर किया ए और बी को सह अभाज्य मानने के लिए। तो मतलब हम क्या गलत मान के चल रहे थे? हम ये गलत मान के चल रहे थे कि वर्गमूल 2 एक परिमेय संख्या है। अब अगर वर्गमूल 2 परिमेय संख्या नहीं है, अगर हम गलत मान रहे हैं, तो सही कथन क्या होगा? तो सही कथन ये होगा कि वर्गमूल 2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्योंकि इसको जब परिमेय माना
और जब सॉल्व करने लगे तो सब कुछ गलत गलत आने लगा, है ना। मान के हम चले सहअभाज्य, आगे चल के पता लगा ये तो सहअभाज्य थे ही नहीं। तो किसकी वजह से हुआ? तो सब कुछ इसकी वजह से हो रहा है, क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि वर्गमूल 2 परिमेय है, और उसके बाद फिर मान रहे हैं कि सहअभाज्य है, फिर ऐसा मान रहे हैं वैसा मान रहे हैं। तो ये सब की जड़ थी। अगर हम ये ही नहीं मानते तो हमें सहअभाज्य भी नहीं मानना पड़ता, और हमारे साथ ये भी नहीं होता कि जो चीज हमने सोची वो गलत हो गई। तो जब भी प्रूव करते हैं तो प्रूव करने का ये एक तरीका होता है, इसको कहते हैं विरोधाभास या फिर कॉन्ट्राडिक्शन मेथड, कि हम अपनी मर्जी से कुछ सोच के चलते हैं और चलते चलते अंत में वो चीज गलत साबित हो जाती है। इसको कहा जाता है विरोधाभास। ठीक है, हमें जो ये विरोधाभास है कि पहले सहअभाज्य बोल रहे हो पर सहअभाज्य तो वो थी ही नहीं, तो इसे कहते हैं विरोधाभास। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमने गलत माना था, हमने वर्गमूल 2 को परिमेय मान लिया था जबकि वो अपरिमेय था। ठीक है, तो बस ऐसे सॉल्व करने होते हैं ये क्वेश्चन। तो अभी कुछ क्वेश्चंस और करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से प्रैक्टिस होगी। ठीक है, तब तक के लिए इस पेज का अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था तो Yes, भाई ma'am. ले लो। जिसने नहीं लिया था ले लो, ये दूसरा पेज है, पहले पेज का ले लिया था दूसरे का भी ले लो। कि यहाँ से हमें पता चला कि बी भी जो है वो 2 से भाग हो रहा है, और ये हमें एक बार पता लग गया। ए भी देखो, यहाँ पे ए भी 2 से भाग कर रहा है, बी भी 2 से भाग कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो सहअभाज्य नहीं है। और क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि हम ही गलत मान के चल रहे थे। ठीक है, तो हमने अपनी ही बात को गलत साबित कर दिया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि वर्गमूल 2 परिमेय नहीं अपरिमेय है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया तो भाई वाई टाइप कर दो। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। माना था ये और मिला ऊपर वाला, तो ऐसे क्यों हुआ? मैम एक बार बैक करना। हाँ, एक मिनट, बस इसको मैं लिख लेती हूँ, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, है ना, फिर उसका लेना। इसको मैं लिखती हूँ। माना था हमने सहअभाज्य, पर मिला क्या? कि सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, इसका जिसने ले लिया वो वाई टाइप कर लो, फिर मैं बैक करूंगी। ठीक है, इसका जिसने स्क्रीनशॉट ले लिया है फटाफट से वाई टाइप कर लो। सेकंड पेज, हाँ सेकंड पेज दिखा रही हूँ, अब इसको कर लो। चलो ये सेकंड पेज है, इसका भी ले लो जिसने लेना है भाई। अभी इस क्वेश्चन को देख के डरना मत कि क्या इसमें हुआ। अभी 2-3 क्वेश्चन और करेंगे ना, तब आपको अच्छे से क्लियर होगा, क्योंकि पहले सवाल में तो डाउट रहते हैं भाई। पहला सवाल तो कहाँ अच्छे से हो पाता है, आगे आगे जब करोगे तो सीख जाओगे कैसे करना है। मैम शुरू वाला पेज। कौन सा शुरू वाला? ये अच्छा, ये मिटा देती हूँ भाई, शुरू में ये नहीं था, ये बाद में हुआ जब हमने साबित किया सब कुछ। ले लिया। ठीक है, चलो तो अभी करेंगे एक और क्वेश्चन ताकि आपकी और अच्छे से प्रैक्टिस हो। ठीक है, वर्गमूल 2 कर लिया, अब हम बात कर लेते हैं वर्गमूल 5 की। तो हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई वही चीज साबित कीजिए कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हमने कहा सबसे पहले हम मान लेते हैं कि वर्गमूल 5 अपरिमेय नहीं, वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये हम क्या कर रहे हैं? मान रहे हैं, जानबूझ के मान रहे हैं, क्योंकि इसको पहले अगर परिमेय संख्या नहीं मानेंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। पहले हमने इसको माना कि एक परिमेय संख्या है। अगर वर्गमूल 5 परिमेय संख्या है तो वर्गमूल 5 को हम लिख सकते हैं a बटा b के रूप में। और यहाँ पे a और b कैसी संख्याएं हैं? बताओ कैसी संख्याएं हैं ये? सहअभाज्य। ठीक है, और सहअभाज्य का मतलब होता है जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है। जिनके बीच में कुछ कॉमन नहीं आता उनको हम कहते हैं सह। हाँ, इनके बीच में सिर्फ एक ही कॉमन होता है। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ ऐसे a कॉमा b बराबर है 1 करके, ताकि आप समझ जाओ इनके बीच में एक कॉमन है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्या करना है बताओ? अगला स्टेप बताओ जिसको याद है। अब हम क्या करेंगे? स्क्वायर करेंगे। स्क्वायर करेंगे। ठीक है, वर्ग करने पर दोनों तरफ जब हम वर्ग करेंगे तो क्या आता है, तो देख लेते हैं किस किस का वर्ग करेंगे। तो ये जो हमने यहाँ पे लिखा ना अभी, वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b, इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ लिख दिया मैंने वर्गमूल 5 बराबर है a बटा b, और इसका स्क्वायर करो इस तरफ भी और इस तरफ भी, दोनों तरफ जब इसका स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा वर्गमूल 5 बराबर है a स्क्वायर बटा b स्क्वायर। ठीक है, अब हमने यहाँ से जो है वो अपने हर की वैल्यू निकालनी है, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकलेगी? वही सेम चीज, पहले जो बटे में उसको उधर भेजो, पहले बटे में हमें कुछ नहीं चाहिए। तो वर्गमूल 5 ऐसे का ऐसा, ए स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे अकेला छोड़ू तो ए स्क्वायर के साथ बी स्क्वायर भाग कर रहा था, यहाँ पे भाग कर रहा है, वहां जाएगा तो गुणा करेगा।
तो ये आ गया। अब यहाँ से बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, तो बी स्क्वायर के साथ वर्गमूल 5 गुणा कर रहा है, इसको बराबर है कि उस पार भेजो, ए स्क्वायर के पास भेजो इसको, तो वहां जाके ये भाग करेगा। सॉरी मैंने कुछ गलती की, क्या गलती की बताओ बताओ। वर्गमूल 5 का स्क्वायर करने पर कितना आना चाहिए था? मैम 25। नहीं, 5/b2। सिर्फ 5। देखो इसको काटो, वर्ग से वर्गमूल कट गया ना, तो सिर्फ 5 आने, आपने बताया नहीं किसी ने, है सभी लिखते गए बस। चलो तो वर्गमूल 5 नहीं, यहाँ पे 5 आएगा। क्यों 5 आया तो देख लो फिर से, जिसको भी डाउट है। वर्गमूल 5 का वर्ग करोगे, वर्गमूल 5 का अगर वर्ग करोगे, ये वर्ग है ये वर्गमूल है, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं, उल्टे होते हैं तो कट जाते हैं, तो यहाँ से हमारे पास उत्तर आ जाता है 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे करते करते। तो ये आ गया हमारे पास पहली चीज कि ए स्क्वायर जो है वो 5 से भाग हो रही है। इसका ये मतलब हुआ कि ए भी 5 से भाग हो जाएगा। अगर ए स्क्वायर 5 से भाग हो रहा है तो ए भी 5 से भाग हो जाएगा, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी है, थ्योरम ऐसा बोलती है। ठीक है, तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट से। ये जो नोट कर रहे हैं तो नोट करो तो और अच्छी बात है, अगर आप इसको कॉपी पे लिख रहे हो तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ पे बस याद रखना कि हर की वैल्यू निकालनी होती है, हर की वैल्यू निकालने के लिए सब कुछ हमें करना पड़ता है, हर की वैल्यू निकालनी है तो ऐसे से निकल जाएगी। ठीक है, फिर अब क्या करते हैं, फिर हमने देखा कि भाई हमारे पास एक जो इक्वेशन आ गई थी कि बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बटा 5। अब मुझे बताओ मैं यहाँ पर ए की जगह पे क्या मान के चलूं? पीछे वाले केस में मैंने माना था 2m, अब यहाँ पे क्या मानूं मैं ए को? 5m। ठीक है, 5m। इसको हम मान के चलेंगे 5m। अगर a 5m के बराबर है तो बी स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो निकालते हैं। बी स्क्वायर बराबर है a की जगह पे लिखो 5m, a का स्क्वायर हो रहा है तो 5m का भी स्क्वायर होगा, बटे में 5 है, ऐसे कैसे ही रखो। बी स्क्वायर से भाग करेंगे, सॉरी बी स्क्वायर ऐसे कैसा, 5m स्क्वायर का वर्ग करो तो 5 5 25, m स्क्वायर करो तो m स्क्वायर ही आएगा, m को m से गुणा करो तो m स्क्वायर ही आएगा। ठीक है, और बटे में इसके 5 है, ये कट जाता है तो 5 5 25 आ गया, तो हमारे पास आ गया बी स्क्वायर बराबर है 5m स्क्वायर। यहां से m स्क्वायर की वैल्यू निकालो तो कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बटे में 5। m स्क्वायर की जब वैल्यू निकालोगे, खुद से अपनी कॉपी पे ट्राई करोगे तो आ जाएगा बी स्क्वायर बटा 5। और यहां से हमें पता चल गया कि जो अगर बी स्क्वायर 5 से भाग हो सकता है तो क्या होगा, तो जो हमारा b है वो भी 5 से भाग होगा। ठीक है, तो इसको नाम देती हूँ मैं, ये है हमारी इक्वेशन नंबर 1, पहली इक्वेशन, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। ये है हमारी दूसरी इक्वेशन, ये है हमारी तीसरी इक्वेशन, ये है हमारी चौथी इक्वेशन, ये है मैम पांचवी। चौथी, मैम 5 में दोबारा से समझाइए मैम, चौथी ठीक है, मैम। ठीक है, चौथी, ठीक है। चलो तो इसको मैंने मिटाया। ठीक है, सबसे पहले यहां पर देखो, ये जो बी स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर बटा 5 था। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे अपनी मर्जी से ए को कितने के बराबर ले लिया, 5m के बराबर। अगर हम पीछे वाले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे हमने क्या किया था, ए को 2m माना था, क्योंकि देखो बटे में 2 था तो हमने इसको 2m माना। लेकिन यहाँ पर बटे में कितना है, यहाँ पर बटे में जो है वो आपके है 5, तो हमने क्या किया, ए को 5m मान लिया। ठीक है, अब ए को 5m माना है तो इस इक्वेशन में डालो, बी स्क्वायर की जगह पर बी स्क्वायर ही रहेगा, ए की जगह पे 5m लिखो तो 5m लिख दिया। ठीक है, ए का स्क्वायर हो रहा है तो 5m का भी स्क्वायर होगा, बटे में 5 है तो आप भी बटे में 5 लिख लो। फिर इसका स्क्वायर करो तो पहले 5 का स्क्वायर करना है, फिर m का स्क्वायर करना, मतलब पहले 5 का वर्ग करेंगे फिर m का वर्ग करेंगे। ठीक है, तो जब इनका वर्ग किया तो वर्ग करके कितना आया, बी स्क्वायर तो ऐसे का ऐसा ही रहेगा, 5 का वर्ग करो 5 5 25, m का वर्ग करो तो m स्क्वायर ही आएगा, और बटे में 5 है तो 5 ही रहेगा। अब हमें पता है कि 5 और 25 तो कट जाते हैं, तो काट लो, 5 कम 5, 5 5 25। तो हमारे पास जो इक्वेशन अगली आ गई वो क्या आ गई, वो हमारे पास आ गई कि बी स्क्वायर बराबर है 5m स्क्वायर के। क्यों आया 5m स्क्वायर, क्योंकि नीचे तो कट गया ना, देखो बटे में तो 1 है, इसको लिखने की तो जरूरत है नहीं, 25m स्क्वायर का बन गया 5m स्क्वायर। ठीक है, अब यहां से हमने जब m स्क्वायर की वैल्यू निकाली, मतलब m की घात 2 को जब हमने अकेला छोड़ा तो ये 5 इसके साथ गुणा कर रहा है,
बराबर है कि उस पार जाएगा तो भाग करेगा। तो इसलिए हमें यहाँ से मिल गया कि m स्क्वायर बराबर है b स्क्वायर बटा 5, है ना। और जब इसको आगे हमने और देखा तो यहाँ से हमें पता लगा कि b स्क्वायर को अगर 5 भाग कर सकता है तो b को भी 5 भाग करेगा ही करेगा। और ये हमारी बन गई छठी इक्वेशन। ठीक है, अब यहाँ पे कोई डाउट किसी का? पूरा देख लो सवाल, मैंने नंबरिंग भी डाल दी ताकि कंफ्यूज ना हो। पहले ये किया, दूसरा ये किया, तीसरा ये किया, चौथा ये किया, पांचवा ये और छठा ये। इसको मैं डब्बे में डाल देती हूँ, ये जरूरी है। ए को हमने जब 5m माना तभी आपका क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व होगा। अगर आप ए को 5m नहीं मानोगे, कुछ और मानोगे तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे भी सेम वही चीज है तो इसको नहीं भरेंगे क्योंकि पहले कर लिया है। अब हमें पता चल गया कि जो आपका A था उसको भी 5 भाग कर रहा था और जो B था उसको भी 5 भाग कर रहा था। तो हमें पता लग गया कि A और B दोनों ही 5 से भाग हो रहे हैं। तो इसका मतलब A और B दोनों का जो गुणनखंड है वो 5 है, सार्व गुणनखंड। इसका मतलब A और B के बीच में जो कॉमन चीज आएगी वो 5 आएगी। पर हमने तो माना था कि A और B के बीच में कॉमन सिर्फ एक है, मतलब कि ये सह अभाज्य है। लेकिन यहाँ पर तो ये चीज गलत साबित हो गई। हम मान के चले कि ये सह अभाज्य संख्या है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें पता चला कि ये सह अभाज्य नहीं थी। ठीक है, ये सह अभाज्य नहीं थी। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हम एक गलत चीज सोच के चल रहे हैं। हम ये चीज सोच के चल रहे हैं कि वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। ये कथन गलत है। अगर ये कथन गलत है तो बताओ सही कथन क्या होगा? तो सही कथन होगा कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है, ना कि परिमेय। क्योंकि अगर ये परिमेय संख्या होती ना तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अगर परिमेय होती, ठीक है, और हम इसको परिमेय ही मान के चल रहे होते तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता। अगर हमने इनको सह अभाज्य माना था तो ये सह अभाज्य ही निकल के आती, लेकिन ये सह अभाज्य निकल के नहीं आई। तो इसलिए हम कहेंगे कि ये सब किसकी वजह से हो रहा है? ये सब इस कथन की वजह से हो रहा है कि हम इसको परिमेय मान के चले। तो गलती हमने यही कर दी थी, जब हमने इसको परिमेय मान लिया तो वहीं पे हमने गलती कर दी थी। अगर ये गलत है तो सही क्या है? तो सही ये है कि वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, चलो तो अभी आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि ऐसे सवाल आ जाए तो क्या करेंगे। 3 है और उसके साथ वर्गमूल 2 जो है वो गुणा कर रहा है। ठीक है, तो इसको देखते हैं आगे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? फिर से वही चीज, हम मान के चलेंगे कि ये एक परिमेय संख्या है। अब पूरी को माना है 3 वर्गमूल 2, पूरे को हमने क्या माना है? परिमेय संख्या माना है। तो हम इस पूरे को किसके बराबर लिखेंगे? इस पूरे को हम जो है वो a बटा b के बराबर लिखेंगे। और यहाँ पे भी वही चीज मान के चलेंगे कि ये जो a और b है ये सह अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, हमने क्या किया? इसको परिमेय माना, इसको a बटा b लिख दिया। अब यहाँ से वर्गमूल 2 को अकेला छोड़ो और 3 को उठा के उधर भेजो। 3 यहाँ पे गुणा कर रहा है, वहां जाएगा तो भाग करेगा। ये बन गया a बटा 3b। ठीक है, अब देखो a बटा 3b तो एक परिमेय संख्या, क्योंकि आप यहाँ पे a की जगह पे कुछ भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये परिमेय संख्या ही आएगी क्योंकि बटे में लिखी गई है। तो इससे ये साबित हुआ कि वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अगर हमने देखा कि वर्गमूल 2 जो है वो किसके बराबर आ रहा था? वर्गमूल 2 इसके बराबर आ रहा था। और हमें पता है कि ये वाली जो संख्या है बच्चों, ये कैसी संख्या है? ये एक परिमेय संख्या है। तो यहाँ से हमने अगर देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि वर्गमूल 2 भी परिमेय संख्या ही होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। ये क्या है? ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वही जो हमने पीछे किया था। ठीक है, कि हमने बता दिया कि ये जो चीज है ये तो आपकी कैसी है? परिमेय है। लेकिन वर्गमूल 2 तो परिमेय नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने पीछे तो अभी प्रूव किया है ना, पीछे तो हमने ये साबित किया है। तो ये विरोधाभास भी क्यों हो रहा है? बस उसी वजह से, क्योंकि हम यहाँ पे इसको परिमेय संख्या मान के चल रहे हैं। अगर हम इसको परिमेय संख्या ही नहीं माने तो हमारे साथ ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को करने के लिए बस यही करना होता है कि किसी तरह से इसको अकेला छोड़ दिया करो, वर्गमूल वाली संख्या को, और फिर इसको आप अलग से भी प्रूव कर सकते हो, जैसे पीछे हमने किया था साबित करने के लिए कि ये अपरिमेय है और ये वाली संख्या परिमेय है। ठीक है, तो ये एक परिमेय संख्या है, अतः वर्गमूल 2 भी एक परिमेय संख्या है, परंतु वर्गमूल 2 तो अपरिमेय संख्या होती है। तो ये विरोधाभास हमें इसलिए प्राप्त हुआ क्योंकि हमने क्या किया? हमने ये माना कि ये जो है वो एक परिमेय संख्या होगी। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये ऐसा ही होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब अगर ऐसा कोई सवाल आ जाए जिसमें क्या हो रहा हो, ये संख्या जो है वो आपस में माइनस हो रही हो, एक परिमेय दूसरी अपरिमेय, जबकि ये सब हम पीछे सीख के आए हैं। पिछली क्लास में अगर हम बात करें तो हमने सीखा था अगर किसी अपरिमेय संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या गुणा करे, माइनस करे,
प्लस करे या कुछ भी करे वो भी अपरिमेय बन जाती है। तो हमें एक चीज तो पता है कि ये संख्या अपरिमेय है, पर जब इसको साबित करने की बात आती है तो फिर हमें कुछ कुछ चीजें करनी पड़ती है। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई, जिसने नहीं लिया पहले वो मैं भूल गई, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और इसको करते हैं अभी। तो यहाँ पे हमने इन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो इसको मान लिया परिमेय संख्या। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो a बटा b के बराबर आएगी। वर्गमूल वाली संख्या को अकेला छोड़ेंगे तो ये बन जाएगा -3 a बटा b -5। ठीक है, फिर इसका इन्होंने माइनस ठीक किया, तो माइनस ठीक करके ये 5 - a भी आ गया, तो वर्गमूल 3 जो है वो इसके बराबर आ गया। तो देखने पे हमें लग रहा है क्योंकि 5 - a बटा b एक परिमेय संख्या की कैटेगरी में आता है, क्योंकि 5 भी परिमेय संख्या है और a बटा b भी परिमेय संख्या है, तो ये किस कैटेगरी में जा रहे हैं, परिमेय की कैटेगरी में जा रहे हैं। तो इसको देख के लग रहा है कि वर्गमूल का 3 भी परिमेय संख्या ही होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है, क्योंकि हमें पता है वर्गमूल 3 कैसी संख्या होती है, वो एक अपरिमेय संख्या होती है। इसको कैसे साबित करोगे, तो इसको आप अलग से साबित कर सकते हो सॉल्व करके, जैसे हमने पीछे सॉल्व किया था ना, वैसे आप सॉल्व कर सकते हो कि ये निकला परिमेय और ये तो अपरिमेय है। तो ऐसा क्यों, एक जगह परिमेय दूसरी जगह अपरिमेय, ऐसा तो नहीं होता। अगर कोई इक्वेशन है, अगर कोई समीकरण है, मान लो कोई समीकरण है x + 2 बराबर है 10, तो यहाँ पे जब मैं 8 लिखूंगी तो 8 + 2 बराबर है 10, तो 10 बराबर है 10 ऐसा आना चाहिए। कोई समीकरण अगर आप लिखते हो तो उसकी जो है लेफ्ट हैंड साइड वो राइट हैंड साइड के बराबर आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हो रहा। यहाँ पे एक तरफ आ रहा है अपरिमेय, दूसरी तरफ आ रहा है परिमेय, तो ये तो बराबर नहीं आ रहे, तो इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ क्या है, गड़बड़ ये है कि हमने इसको परिमेय माना, जबकि ये परिमेय नहीं, ये तो अपरिमेय संख्या थी। ठीक है, इसलिए हमारे साथ ऐसा यहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है। तो बस इसमें इतना ही था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और अभी क्वेश्चन को हम इतना ही करेंगे, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं करेंगे। तो अभी हम क्या करें, हमारे पास अभी बहुत समय है, तो अभी हम कर लेते हैं आपकी जो एनसीईआरटी की किताब है उसके कुछ क्वेश्चन। किसी भी बच्चे को अगर 1.1 1.2 की किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो भाई पूछ लो, पहले 1.1 करेंगे। ठीक है, तो 1.1 तो वैसे बहुत आसान है, मुझे लगता नहीं आपको उसमें डाउट होगा, पर फिर भी उसको अच्छे से करेंगे हम। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के उसमें व्यक्त कीजिए। चलो ये इस बताओ, इस क्वेश्चन में किसी बच्चे को कोई डाउट है, किसी भी उस पर अपनी बुक निकाल लो, पहले सवाल के किसी क्वेश्चन में कोई डाउट। इसका बस करना क्या है, इसका हमने वो करना होता है, बताओ इसमें करना क्या। चलो अगर नहीं है डाउट तो फिर बताओ। अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, आगे देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो इसमें क्या हुआ था, इसमें जो है वो पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए और जांच करो कि ये पूरा साबित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये इसमें किसी को कोई डाउट, नो मैम। बता दो भाई किसी को डाउट है तो चैट में लिख लो भाई, यस नो। यस लिख रहे हैं कोई, यस मतलब डाउट है। अगर डाउट नहीं है तो फिर पहला क्वेश्चन करके बताओ, चलो फटाफट से। और 6:15 तक का समय देती हूँ, पहला क्वेश्चन करके बताओ, अपनी नोटबुक दिखाओ जिसको भी डाउट नहीं है, ताकि मैं देखूं कि सच बोल रहे हो कि झूठ बोल रहे हो। ठीक है, क्वेश्चन फिर से रिपीट करती हूँ। ये कह रहे हैं कि 26 और 91 का क्या करो, एचसीएफ निकालो और एलसीएम निकालो, और फिर वो जो फॉर्मूला हमने सीखा था ना कि दो संख्याओं को गुणा करो और उन्हीं के एचसीएफ एलसीएम को गुणा करो तो वो बराबर आते हैं। तो चेक करो कि ऐसा सचमुच में हो रहा है या फिर नहीं मैम हो चौथा रहा है। समझा दो मैम। क्या होगा बेटा, मैम चौथा समझा दो मैम। हाँ चौथा हम समझेंगे, पहले इसको करो। ठीक है, पहले इस वाले सवाल को करो, क्योंकि अगर किसी को इसमें डाउट है तो ये भी सीखना जरूरी है ना, तभी तो हम चौथा कर पाएंगे। अगर आपको यही नहीं आएगा तो चौथा भी नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो पहले इसको ट्राई करो एक बार, जिसका भी हो जाता है वो मुझे बता दो। कर रहा है कोई सॉल्व या नहीं, नोटबुक तो आप सभी ने खोल के रखी होगी।
क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट, बस इतना ही पूछा है मैंने। मैम ये समझा दो। ठीक है, इसको समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट कोई सॉल्व कर रहा है कि पहले वो बताओ? कोई नहीं है? माइक ऑन यस करके ये बोलो। अच्छा, नीरज कर रहे हैं। मैम। ओके, सुरेंद्र भी कर रहे हैं। हाँ, तो पहले इनको करने देते हैं, फिर समझते हैं। क्योंकि अगर ये आ गया तो फिर तो आ ही जाएगा। मैम पोल में नहीं दूंगी क्या? पोल में तो अभी नहीं होगा, क्योंकि अभी हम मैथ के क्वेश्चन करेंगे आपकी, मतलब इस प्रश्नावली के। ठीक है, पोल के सारे क्वेश्चन पिछली क्लास में हो गए थे, तो आज पोल में क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, और इसका मतलब ये नहीं कि क्लास लेफ्ट करो, काम करो फटाफट से जो आपको क्वेश्चन दिया है। ठीक है, हाँ, अभी दिख नहीं रहा शिव कुमार ढंग से थोड़ा। ठीक है, आपका मैं देख रही हूँ। रोहित 2 13 3 7 HCF और एलसीएम निकालना था, और ये भी चेक करना था कि बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो ये आपने चेक नहीं किया है रोहित, इसको भी चेक करो। और शिव कुमार, आपका मैं देख रही हूँ तो आपने लगभग लगभग पूरा किया है। पहले HCF फिर एलसीएम, और इनकी जब गुणा की तो गुणा करके कितना आया बताओ? माइक ऑन करके बताओ कितना आ रहा है गुणा करके। हाँ, थोड़ा सा इधर करो सुरेंद्र, थोड़ा सा इस तरफ को करो। करेक्ट है, ठीक है। चलो, तो अभी सॉल्व करते हैं। जिस जिसको नहीं क्वेश्चन आता कोई बात नहीं, सीखते हैं इसको। सवाल में आपको ये पूछ रहे हैं कि आपको पूर्णांक दिए गए हैं कौन कौन, 26 और 91। तो ये कह रहे हैं कि 26 और 91 का HCF और LCM ज्ञात करके ये साबित करो जो फॉर्मूला है। ठीक ठीक है, वो फॉर्मूला क्या होता है? वो फॉर्मूला होता है HCF गुणा LCM। याद होगा सभी को, ये हमने बहुत पहले पढ़ा था। किसके बराबर आता है? तो A गुणा B, मतलब दो संख्याओं की गुणा के। तो पहली संख्या हमारे पास 26 है, दूसरी संख्या हमारे पास 91 है। हमने जो है क्या करना है, इसका HCF और LCM निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। यहाँ पर 26 का और यहाँ पे 91। ठीक है, इसको करेंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 3 6, और 13 से करेंगे तो 13 एकम 13। इसको किससे करेंगे बताओ? 91 को 13 7 91। 7 से जाएगा, मतलब ये। ठीक है, 7 से करते हैं। 7 एकम 7, 2 बच गया। ठीक है, 13, और यहाँ पे 13 एकम 13। तो जब हमने इनको देखा तो इनका जो HCF निकल के आया वो कितना आया? HCF होता है जो दोनों में कॉमन होता है। ठीक है, HCF निकालने के लिए पहले 26 के गुणनखंड लिखेंगे। 26 में है 2 गुणा 13 गुणा 1, और 91 में है 2 2 नहीं सॉरी 7 गुणा 13 गुणा 1। तो HCF हमें पता है क्या होता था, जिसकी जिसकी भी जोड़ी बन जाती है उसको उसको हम HCF कह देते थे, है ना? तो किस किस की जोड़ी यहाँ पे बन रही है बताइए? 13 की एक और 13 की और 13 की और 1 की। तो यहाँ पे HCF कितना आ गया? HCF आ गया 13। तो यहाँ पे इसको मैं कोने में लिख लेती हूँ कि इन दोनों का जो HCF है वो कितना है? वो 13 है। अब निकालते हैं इनका एलसीएम। वैसे तो दो संख्याओं का एलसीएम ऐसे भी निकल जाता है, लेकिन रिस्क नहीं लेंगे भाई। कुछ बच्चे फिर उसको 3 अंकों वाली संख्याओं में यूज मत करना, मतलब 3 संख्याओं में यूज मत करना, इसलिए इसी वाले तरीके को सीखेंगे। ठीक है, इस तरीके से निकालेंगे एलसीएम। तो ये हमारे पास 26 है और ये हमारे पास 91 है। 2 से तो ये दोनों नहीं जाएंगे, पर 2 से शुरू करते हैं। 2 एकम 2, 2 3 6, 91 का 91। अब 7 से करते हैं तो 13 ऐसे का ऐसा, और 13 7 91। फिर 13 से करेंगे तो 13 एकम 13, 13 एकम 13। अब हमारे पास इसका जो एलसीएम आ चुका है वो कितना आ गया है? 2 गुणा 7 गुणा 13। 7 दूनी होता है 14, और 14 में जब 13 की गुणा करोगे तो कितना आया बताओ, जिसने सॉल्व किया था? 182, 182। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम है
वो कितना आ गया, वो आ गया है 182। अब हमें ये कह रहे हैं कि आपने इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ भी निकाल दिया, इन दोनों संख्याओं का आपने जो है वो एलसीएम भी निकाल दिया। अब क्या करो, साबित करो कि जब आप इन दोनों संख्याओं को गुणा करोगे और जब इनके एचसीएफ और एलसीएम को गुणा करोगे तो उत्तर जो है वो बिल्कुल सेम आएगा। ठीक है, तो हमने कहा चलो ठीक है साबित करते हैं। साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ की जगह पे एचसीएफ मतलब 13, एलसीएम की जगह पे एलसीएम मतलब 182 लिखना पड़ेगा। तो लिख दिया। अब जरा इसको गुणा करो, तो 182 को जब 13 से गुणा करोगे, 3 दूनी 6, 8 1 8 3 24, 3 एकम 3 तो 5, ठीक है। और यहाँ करो तो 2 एकम 2, 8 एकम 8 1, तो यह आ गया 6 6 8 5 13 2। तो इसको गुणा करके आया है 2366। ठीक है, और अगर हम 26 को 91 में गुणा करें तो 6 एकम 6, 2 एकम 2, 9 6 के 54, 9 दूनी 18, 19 20 21 22 23, तो ये आ गया 6 6 2 3। तो यहाँ पे भी कितना आ गया, 2336। तो ये यहाँ से ये चीज साबित हो गई कि इसके जो 2366, यहाँ से ये साबित हो गया कि ये जो थ्योरम है, ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल करेक्ट है कि अगर दो संख्याओं को गुणा करते हो और उन संख्याओं के एचसीएफ को एलसीएम से गुणा करते हो तो जो आंसर आता है वो सेम आता है। तो ये हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी 2366 और यहाँ पे भी 2366। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को करना होता है जब भी आपको प्रूव करने के लिए कहा जाए। ठीक है, अभी इसमें किसी को कोई डाउट बताओ? नो मैम। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाकी पार्ट भाई खुद से घर में ट्राई करना, ठीक है। और अगला है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के एचसीएफ एलसीएम ज्ञात करो। तो बहुत इजी है, इसमें आपको सिर्फ एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने को बोला है, जो मैंने आपको अभी सिखा भी दिए, तो आप इसको भी खुद से ट्राई कर सकते हो। अभी सवाल आया था कि क्वेश्चन नंबर 4 को समझाओ, तो क्वेश्चन नंबर 4 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या क्या दिया है पहले तो वो सीखो। आपको बोला है कि जो एचसीएफ है 306 का और 657 का वो 9 है, और तो इसका एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, आपको जो है वो संख्याएं भी दे रखी हैं, आपको जो है वो एचसीएफ और एलसीएम भी दे रखा है। तो फॉर्मूला जो यहाँ पे यूज होगा वो यही होगा, इसी की मदद से आप क्या करोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। सबसे पहले संख्याओं की बात करते हैं। संख्याएं हैं, एक है 306 और दूसरी है 657, और इसका जो आपको एचसीएफ दे रखा है वो दे रखा है 9। एलसीएम कितना है, एलसीएम नहीं पता, तो एलसीएम तो निकालना है। तो एलसीएम को जब निकालेंगे तो एलसीएम को यहाँ पे अकेला छोड़ो, ये क्वेश्चन भी हमने किए थे, है ना। एलसीएम को अकेला छोड़ो, 306 गुणा 657 ऐसे का ऐसा। और बताओ 9 कहाँ जाएगा, भाग में मैम, भाग में। बटे में। ये इसके बटे में चला गया 9। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 7 8 9, 7 5 12 13 14 15 16 17 18, मतलब दोनों संख्याएं हैं जो 9 से चली जाएगी। तो मैं बड़ी वाली संख्या को काटी हूँ, 9 एकम 9, यहाँ पे ये तो जाएगा ही। 9 7 63, 64 65, 27 बन गया, और 9 3 27। ठीक है, मैंने 9 से इसको काटा और कुछ नहीं किया, 9 से काटा मैंने इसको, तो ये आया 9 63 और ये 9 3 27। तो हमारे पास एलसीएम की जगह पे क्या क्या बच गया, एलसीएम की जगह पे हमारे पास बच गया है 306, जिसमें हमने गुणा करनी है 73 की। तो इसकी गुणा करो, कितना आ रहा है बताओ भाई, क्योंकि अगला सवाल भी सीखना है, वो ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो इसको भी जल्दी से कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 22,338। जब आप 306 को 73 से गुणा करोगे तो 22,338 इसका आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो अभी कर लेते हैं एक और सवाल, जो है क्वेश्चन नंबर ये 6। ये भी जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछ रहे हैं कि व्याख्या करो कि 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 5 ये भाज्य संख्याएं क्यों हैं। आपको कैसे पता लगा कि ये भाज्य संख्याएं हैं? तो पहले मुझे बताओ भाज्य संख्याएं होती कौन सी हैं। क्या हमने पढ़ा था भाज्य संख्याओं के बारे में? भाज्य संख्याओं के कितने गुणनखंड होते हैं, सोचो और बताओ। किसी को अगर हमने बताना है ना कि भाज्य संख्या है नहीं तो कैसे पता करेंगे, तो इसके लिए आपको पता होना चाहिए कि भाज्य संख्या के कितने जो हैं वो गुणनखंड होते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा भाज्य संख्या, और हमें पता है कि भाज्य संख्या के 2 से ज्यादा गुणनखंड होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 2 से ज्यादा गुणनखंड।
तो जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करोगे यहाँ पर, ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बस आपने इतना चेक करना है कि यहाँ पे जो ये संख्या बन के आ रही है उसके जो गुणनखंड होंगे वो 2 से ज्यादा होंगे कि नहीं होंगे। तो पहले संख्याएं लिख लेती हूँ मैं फटाफट से। तो संख्याएं हमारे पास है 7 गुणा 11 गुणा 13 जमा 13, ठीक है। इसको अगर सॉल्व करो तो यहाँ पे हम इसको 13 को बाहर कॉमन ले सकते हैं। 13 को बाहर कॉमन ले लिया, देखो यहाँ पे जमा का निशान है ना, तो कॉमन लिया जा सकता है। यहां से 13 कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक 7 बचा और एक 11 बचा, ठीक है। जमा का निशान ऐसे का ऐसा, यहाँ से 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ पे 1 बचा। अब कॉमन लेना अगर किसी को नहीं आता तो भाई वो तो आप अगली मतलब चैप्टर नंबर 2 में सीखोगे, ठीक है। अभी के लिए इतना समझ लो कि कॉमन लेना है। तो एक गुणनखंड आ गया 13 और दूसरा कितना आ गया 11 7 77, 77 में 1 जोड़ो तो 78, ठीक है। अब 78 को तोड़ के लिख सकते हैं हम, 13 का 13 रहेगा, 78 को तोड़ो तो 13 गुणा 6। अब बताओ जो भी ये संख्या थी इसके गुणनखंड कितने आए, 2 या 2 से ज्यादा? एक तो यहाँ पे 13 है गुणनखंड, एक 6 है, और अगर 1 लिख दूं तो 1 भी इसका गुणनखंड हो जाएगा, है ना। तो इसके जो गुणनखंड है वो 2 से ज्यादा आ गए। और 2 से ज्यादा किसके गुणनखंड होते हैं, जो भाज्य संख्या होती है। तो यहां से हमें पता चल गया कि ये जो संख्या है ये हमारे लिए भाज्य संख्या है, ठीक है। और अगला भी अगर मैं लिखूं तो अगला थोड़ा लंबा है लिखने में, तो इस लिखने में थोड़ा टाइम जाएगा। यहाँ पे लिख सकते हैं हम 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 जमा 5। तो यहाँ से 5 को अगर कॉमन ले लें, यहाँ से ये 5 कॉमन ले लिया तो 5 के अलावा बच गया 7 गुणा 6 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 और जमा का निशान, यहाँ पे 1 बच गया, ठीक है। अब इसको पूरे को गुणा करोगे तो आ जाएगा 1008, और 1008 में जब 1 जोड़ोगे तो ये आ गया 5 गुणा 1009। और यहाँ पे भी अगर गुणा 1 लिख दें तो यहाँ पे भी कितने गुणनखंड आ गए, 3 गुणनखंड इसके आ गए। तो हमें पता लग गया कि इसको सॉल्व करने पे जो भी संख्या बन रही होगी वो भी भाज्य संख्या होगी, क्योंकि इसके भी जो गुणनखंड है वो कितने हैं, वो ज्यादा है। किससे ज्यादा है, तो 2 से ज्यादा है, ठीक है। तो बस यही था इस क्वेश्चन में, ज्यादा कुछ नहीं था। यहाँ पे बस आपको एक चीज अगर याद हो कि भाज्य संख्या के कितने गुणनखंड होते हैं तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे, नहीं तो थोड़ा सा मतलब हो जाता है ना कि आपको समझ नहीं आएगा कि कैसे सॉल्व करें। और अगर बात करें किसी और सवाल की, अभी देखो अभी इनको हम फटाफट कर रहे हैं, बाकी इनको डिटेल में कब पढ़ते हैं। तो आपको पता है जैसे पिछले साल आपके सेट एग्जाम का रिवीजन हुआ था, तो वैसे यहाँ पे भी आपका सेट एग्जाम का जब रिवीजन होगा तो फिर से हम आपके बुक के सभी सवालों को अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी 7th क्वेश्चन को सीख लेते हैं कि 7th क्वेश्चन में है क्या। 7th क्वेश्चन में कह रहे हैं कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं और रवि को जो है वो 12 मिनट लग रहे हैं। मान लीजिए वो दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर उन्होंने चलना प्रारंभ किया था और एक ही दिशा में भी वो चल रहे हैं, तो वो दोबारा से कब मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे मान लो ये यहाँ से इन्होंने चलना शुरू किया, दोनों दौड़ रहे हैं वृत्ताकार पथ पे, तो ये कह रहे हैं कि ये दोनों दोबारा से कब मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, उसका पता आपने लगाना है। तो जब भी आपको कुछ कॉमन दिखता है, जब भी आपसे कॉमन पूछा जा रहा है कि दोनों दोबारा कब मिलेंगे, मतलब वो मिल रहे हैं, उनके बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, तो हम हमेशा क्या निकालते हैं, हम हमेशा जो है वो एलसीएम निकालते हैं। इस सवाल में आपको पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा कि कैसे सॉल्व करें, एलसीएम की मदद से, एचसीएफ की मदद से। तो समझ जाना, इसको हम एलसीएम की मदद से सॉल्व करेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें पूछा गया है कि वो कब मिलेंगे, उनके बीच में कॉमन क्या है। एक तो वो एक ही जगह से सभी जगह से चल रहे हैं और उनका कॉमन पूछा गया है कि एक साथ वो कब मिलने वाले हैं। तो ऐसे केसेस में हमेशा एलसीएम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने कुछ नहीं करना, 18 और 12 का आप एलसीएम निकालना और जो भी आंसर आएगा वही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है। तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं भाई। अभी के लिए इसमें कोई डाउट है आपको जो हमने वो वाले क्वेश्चन किए अपरिमेय संख्या वाले उसमें, या फिर अभी जो क्वेश्चन किए इनमें, तो आप पूछ सकते हो। लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हो। आज की क्लास में कोई पोल का क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन अगली क्लास से होगा और अगली क्लास में हम आपका चैप्टर नंबर 2 जो है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में।